हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जो आज वनपाल का पेपर हुआ है शिफ्ट सेकंड, उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब ना बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस नहीं करके गए होंगे, क्योंकि जब मैंने साइंस की क्लासेस ली थी ना वनपाल और वनरक्षक के लिए, हालांकि मैंने 2 ही सेशंस लिए थे, बट बच्चों का कुछ इतना खास मुझे रिस्पांस दिखा नहीं, तो मैंने सेशंस नहीं लिए थे। तो आपने देखा होगा कि आज के दोनों ही पेपर में ना साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। लगभग 15 से 15 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो भी लेवल अच्छा है, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और 15 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, इनका वेटेज अपने आप में बहुत अच्छा वेटेज माना जाता है। इसीलिए अब अगर आप वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो कल ना आप लोगों के लिए, कल से हम टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको वन रक्षक के पेपर में बहुत हेल्प करने वाली है। आपका ये जो यहाँ पे आज के पेपर है ना, उसी से ही और उसी से अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि आपका पेपर में कोई ऐसा दिया नहीं गया था कि कौन सा टॉपिक है, तो रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चंस आ गए, तो हमें एक आइडिया लग गया कि अच्छा जो एग्जाम जो यहाँ पे पेपर बनाने वाला है ना, उसके माइंड में ये सारी चीजें हैं। तो उसी को देखते हुए ना आपकी जो सीरीज है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी, आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। हमने जब फर्स्ट ग्रेड के लिए सीरीज चलाई थी, उसमें बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, और इवन हर पेपर में क्वेश्चंस पूछे भी गए थे, और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। डोंट वरी, आप यहाँ पर जुड़िए तो आपके साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो साइंस से पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कहता है कि इनमें से कौन असंपर्क बल नहीं है, असंपर्क नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संपर्क बल है, इनमें से कौन सा संपर्क बल है, ये पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ना यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है, यहाँ पे आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे कि हम पृथ्वी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, या जब भी किसी बॉल को ऊपर से गिरा जाता है तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होता है। तो ये नॉन कांटेक्ट है, नॉन कांटेक्ट होगा तब भी काम करेगा, ठीक है। चुंबकीय बल तब लगता है कि चुंबक के 2 पोल हैं, उनमें से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं जो आयरन वगैरह को इनको अट्रैक्ट करती हैं, चाहे आयरन दूर पड़ा है, लोहा दूर पड़ा है। तो आपने देखा है ना कि ये असंपर्क है। परंतु जब आप यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे ना, नॉन कांटेक्ट नहीं है, इसका मतलब संपर्क बल पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा बी नंबर ऑप्शन, संपर्क बल। क्योंकि घर्षण में आपका कांटेक्ट होना जरूरी है। हम जब चलते हैं तो चलने में हमारा ये घर्षण ही सहायता करता है। आप किसी वस्तु को खिसकाने लगते हैं तो वहां पर क्या होता है कि अगर कोई सरफेस, अगर कोई सतह बहुत खुरदरी है, तो आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है उस वस्तु को खिसकाने के लिए, क्योंकि वहां पर घर्षण ज्यादा होता है। तो घर्षण के लिए जरूरी है कि उसका संपर्क में होना जरूरी है। ओके, तो राइट आंसर आपका होगा बी नंबर। वैसे इस लड़के ने जिसने भी किया है ये वाला सही था इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर है सर्वाधिक अघात वर्धनीय धातु कौन सी है, मतलब कि मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन सी है। देखो मेटल्स के ना 2 प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो होती है आपका तन्य, ठीक है, मतलब कि हम इसकी तारे बना सकते हैं, डक्टिलिटी, और एक होती है मैलेबिलिटी, जिसमें हम उसकी शीट्स बना सकते हैं, चदरे बना सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, सोना। हालांकि सारी ही धातुएं, ये सारी ही मैलेबल हैं, इन सभी की हम लोग शीट्स वगैरह बना सकते हैं, तारे बना सकते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा इनमें पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका होगा सोना। सोना जो है वो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि सोने में से 1 ग्राम सोने से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। मतलब कि इसकी डक्टिलिटी भी ज्यादा है और इसकी मैलेबिलिटी भी ज्यादा है। तो हालांकि सारी ही, इन सभी की, ये सभी ही क्या है, अघात वर्धनीय है, पर इनमें जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा डी नंबर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है। हम जानते हैं हमारे वायुमंडल में अलग अलग परतें हैं, अलग अलग लेयर्स हैं, उन हर अलग अलग लेयर्स का अपना अपना काम है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, वेव्स की बात कर रहे हैं, वेव्स की बात कर रहे हैं, तो इसी से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तरंगे, तरंगे कहाँ पर चलेंगी, तो आयन मंडल में चलेंगी। सी नंबर ऑप्शन जो है ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। समताप मंडल में आपको
ओजोन लेयर मिलती है, समताप मंडल में आपको ओजोन लेयर मिलती है। और अगर मैं बात करूं क्षोभ मंडल में, तो क्षोभ मंडल में आपके वायुयान वगैरह चलते हैं, जो मौसम में जो बदलाव होते हैं, मौसमी जो बदलाव हैं, वो आपको सारे कहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्षोभ मंडल में देखने को मिलते हैं। बादल वगैरह जो है ये सारे आपको कहाँ पे मिलेंगे, क्षोभ मंडल में मिलेंगे। और आयन मंडल में आपको वेव्स वगैरह मिलती हैं। ओके तो राइट आंसर आपका होगा सी नंबर। ये सेशन लाइक कर दीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्होंने वनपाल का एग्जाम दिया था, साइंस नहीं करके गए थे और आगे वन रक्षक का एग्जाम है। तो आपको ये चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि आगे वाले जो आपके एग्जाम हैं उनके लिए जब भी क्लासेस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। और ये जो चैनल है वो आपको हर एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा, फिर वो चाहे कोई भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके नेक्स्ट देखिएगा, अवायवीय जीवाणु जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। आपको यह ध्यान ये भी रखना है कि हमारे जो प्लांट्स हैं ना, उनको चाहिए होती है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी है, लगभग कितना है 78% है, परंतु ये बात ध्यान रखिएगा कि उनको नाइट्रोजन तो चाहिए बट अलग फॉर्म में, उनको चाहिए होती है नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में चाहिए होती है। किस फॉर्म में चाहिए, नाइट्रेट की फॉर्म में चाहिए। तो अब कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बहुत सारे ना बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं। किससे, नाइट्रोजन को किस में बदल देंगे, तो नाइट्रोजन को यहाँ पे नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं। तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, कुछ हैं जो कि सहजीवी हैं। सहजीवी या सिम्बायोटिक वो होते हैं जब दो जीव साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उसे कहा जाता है सहजीवी। जैसे कि राइजोबियम, राइजोबियम जो है वो आपके जो प्लांट होते हैं ना, दालों वाले लेग्यूम्स जो प्लांट होते हैं, उनकी जड़ों में गांठें होती हैं, तो उस गांठों में राइजोबियम रहता है और वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। तो वो कैसा है, राइजोबियम पौधे को फायदा पहुंचा रहा है, पौधा उसके बदले में उसको खाने पीने के लिए चीजें दे रहा है। तो वो एक सहजीवी संबंध है जहां पे दो जीव साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव है, उसका आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कौन सा बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर रहता है और हमें फायदा पहुंचाता है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं। ओके तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ओजोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोरोबियम और एजोटोबैक्टर, तो इसका राइट आंसर आपका होगा एजोटोबैक्टर जो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि राइजोबियम भी है, क्लोस्ट्रीडियम भी है, एजोमोनास वगैरह ये सारे ही हैं, फ्रैंकलिया भी है, ये सारे आपके कुछ ऐसे जीव हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। परंतु क्या पूछा है, जो असहजीवी संबंध में रहे, तो ये असहजीवी संबंध में है, मतलब कि ये किसी के साथ नहीं रहता है और ये कैसा है, एनएरोबिक श्वसन करता है। तो राइट आंसर आपका होगा डी नंबर ऑप्शन, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, आपको बताना है इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कौन करता है, लीवर, लैंगरहैंस की बीटा सेल्स, लैंगरहैंस की अल्फा सेल्स या फिर ब्रूनर ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर बहुत सिंपल है, हम लोग जनरली बात करते रहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो इंसुलिन जो है ये आपके बॉडी में ना ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है और ये क्या काम करता है, ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन हमारे बॉडी का एक स्टोर फूड है, या आप इसको बोलते हैं रिजर्व फूड या एनर्जी, रिजर्व्ड एनर्जी है जो आपको काम आने पर, जब भी आपको ज़रूरत है तो उस समय काम आती है। और ये स्रावित किया जाता है किसके द्वारा, बीटा कोशिकाएं, लैंगरहैंस, या ये किसका भाग है, अग्नाशय का भाग है, पेनक्रियास का भाग है। पेनक्रियास की ग्रंथियां हैं, कौन सी है, बीटा सेल है, तो बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन का स्राव किया जाता है। जो अल्फा सेल है ना, ये ग्लूकागॉन को स्राव करती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये आपका जो इंसुलिन है ये शुगर को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को किसमें, ग्लाइकोजन में बदलता है। वही अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं कि उसको डायबिटीज हो गया है, शुगर हो गई है। ओके नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड स्टेट कैन नॉट बी शोन बाय ए कार्बन एटम, इनमें से कार्बन परमाणु के द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कार्बन जो है वो हमारे नंबर 6 पर आते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि इसके पास क्या क्या रहा है, sp आ रहा है, d तो आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा sp3d, क्योंकि d तक तो पहुंचेगा ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन तो कम ही बहुत है, तो इसी वजह से यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं, तो इस लड़के ने ये वाला ऑप्शन गलत किया है। राइट आंसर आपका रहेगा बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। बी नंबर ऑप्शन जो है ये यहाँ पर सही है। ये आपका बनता है मेथेन के अंदर बनेगा, जहां पर सिग्मा, जहां पर सिंगल बॉन्ड बनता है ना, देखेगा, जहां पे सिंगल बॉन्ड होंगे वहां पे तो बनेगा sp3 बनेगा, जहां पे सिग्मा डबल, यहाँ पे आप ऐसा बोलो, जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पर ये बॉन्ड बनेगा, और जहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर आपका बनेगा ये। तो आप इसको बोल सकते हैं एसिटिलीन में होगा, ठीक है। उसके बाद में ये आपका एथाइन में होगा, और ये आपका होगा मिथेन में। क्लियर? ये थोड़ा गंदा सी राइटिंग आ रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा sp3d। अब सिंपल से शब्दों में समझने के लिए ना कार्बन का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान आपको ये रखना है कि इसमें p तक ही आएंगे। जब हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं कि इसकी कक्षाओं में कहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे p तक, तो ध्यान रखिएगा d तो आ ही नहीं रहा है ना, तो अगर आप इस तरीके से भी ध्यान रखते, आपको याद होता, तो ये क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विटामिन है, इनमें से कौन सा विटामिन है ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा, राइबोफ्लेविन, फ्रक्टोज, कोलेस्ट्रॉल या लैक्टोज। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रक्टोज और लैक्टोज, तो ये तो है हमारी शुगर, ये तो है शुगर, और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल ये एक वसा का प्रकार है, वसा ही है। परंतु ध्यान रखिएगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये कौन सा है, तो ये है आपका विटामिन B2। विटामिन B2 जो है उसी का ही केमिकल रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, इसी का ही रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। आपको ध्यान रखना है सोलेनॉइड क्या है, जस्ट ना एक ऐसा राउंड, एक ऐसे आपकी वायर है, इनके अंदर ना मैग्नेटिक मतलब कि करंट बहुत तेजी के साथ फ्लो करता है। आपसे पूछा गया है कि सोलेनॉइड के अंदर जब आप करंट लेकर जाओगे तो फिर क्या होगा, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा ये भी इसका गलत है, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होगा, सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा सोलेनॉइड यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल जब आप किसी सिंगल वायर की बात करोगे, किसी सर्कुलर वायर की बात करोगे, उसके कंपैरिजन में जो सोलेनॉइड होता है ना, जो कुंडलित वायर है जिसमें कॉइल्स बने हुए हैं, इनमें विद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा की जगह बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग होता है। और ध्यान रखिएगा सभी बिंदुओं पर समान होगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता हम कैसे लगाते हैं। आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सेकंड है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सी है राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल। अब ये आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर है ये भी इसका गलत है। इसका जो राइट आंसर है, इसको पता नहीं क्या हो गया, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या रहेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये ना कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। मतलब कि ना आपको क्या करना होता है, ये वाली आपकी मिडिल फिंगर, ये आपकी बड़ी वाली फिंगर और ये आपका थंब,
इन तीनों को इस तरीके से अरेंज करना होता है कि इन तीनों के अंदर ना आप कैसे भी करो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये तो होता है मोशन को दिखाएगा, ये वाली जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, और ये वाली जो मिडिल फिंगर है ये दिखाती है करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, किसकी डायरेक्शन को दिखाएगी? करंट की डायरेक्शन को दिखाती है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण सुना है ना, जो फराडे के द्वारा दिया गया था, उन्होंने यही बोला था कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जब आप वहां से किसी कॉइल को, किसी चालक को गुजारते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको यहाँ से पास करवाएंगे तो इसमें ना करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसमें से करंट यानी कि धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रोड्यूस होती है, उसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। फिर से देख लीजिएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे अरे तो ना क्या है कि ये वाला सॉफ्टवेयर मैं कम यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पे राइटिंग भी बकवास, सब कुछ बकवास। चलो देखो, आपको इतना समझना है, फराडे के द्वारा ना एक रूल दिया गया था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि आपके पास ये कोई भी चुंबक है, अब ये चुंबक है तो क्या होगा, इसके पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, इनमें से फ्लक्स निकलता रहता है, यानी कि कुछ इमेजनरी, कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसने बोला कि जब आपके पास कोई कुंडलित संरचना है, कोई कुंडली है, कॉइल है, जब आप इसको इसके अंदर से पास करवाएंगे, कुंडली को इसके अंदर से पास करवाओगे ना, तो ये लाइंस कटेंगी, और ये जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में आएगा, लाइंस कटेंगी, तो वहां पे धारा प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? वहां पर धारा जो है ये क्या होती है? प्रवाहित होती है। इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो हम धारा की दिशा बताते हैं ये कुछ इस तरीके का बनेगा, और ये जो बनता है वो कौन सा रूल है? तो ये आपका रहेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम लोग धारा का पता, मतलब धारा की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को बताते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक में आपको बताना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। ओके, आपके पास ऑप्शन है पिक्रिक एसिड, बारबिट्यूरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और एस्प्रिन। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो रहेगा एस्प्रिन। डी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर इसको बनाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको बनानी है बेंजीन बनानी है। ठीक है, सबसे पहले आपको बेंजीन बनानी है। इधर आपका ये कार्बन, इधर आपका ये OH, और इधर आपका रहेगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका COOH हो गया है। उसके बाद में आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। चलो ये दिख ही रहा है ना, इधर आपका बस ये कार्बन है। ये ऐसे कैसे हो गया है? अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा एस्प्रिन रहेगा, क्योंकि एस्प्रिन का फॉर्मूला है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये COOH, ये आपका कार्बन है, COH यहाँ पे जुड़ा हुआ है। पिक्रिक एसिड का जो यूज़ है ना वो आप लोग करते हैं जनरली, जो कि एक्सप्लोजिव बनाने में करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो माचिस वगैरह है उसको बनाने में करते हैं। और अगर मैं बात करूँ बारबिट्यूरिक एसिड की, तो इसका इस्तेमाल दवाइयों में होता है, मेडिसिन में एक औषधि की फॉर्म में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड आप जानते हैं, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। तो आप बोल सकते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी है। तो खट्टे फलों में आपको ये मिलेगा। और एस्प्रिन, ये इसका जो केमिकल फॉर्म या नेम होता है वो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। और ध्यान रखिएगा कि इसका इस्तेमाल भी दवाइयों में होता है। ये नहीं, ऐसे ही चलने देते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अभी सही हो गया ये। ठीक है, देखो क्या है ना, ये सारी कुछ टेक्निकल चीजें हैं, ऐसे हो जाता है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अलगा इज ए सोर्स ऑफ अगार। आपको बताना है इनमें से कौन सी एल्गी है, कौन सा शैवाल है जिसे अगार, अगार क्या है, क्या है आपको यहाँ ध्यान रखना है। आपसे पूछा गया है निम्न में से किस शैवाल से हम अगार प्राप्त करते हैं। अगार ना एक जेल है जिसका इस्तेमाल लेबोरेटरीज वगैरह में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम जेलेडियम से प्राप्त करते हैं, जेलेडियम। और इसके अलावा एक और आपका एक एल्गी होती है, ग्रेसिलेरिया,
लेरिया। ये दो ना आपकी एल्गीज हैं, दोनों एल्गी से अगार अगार ये जेल प्राप्त किया जाता है और इसका इस्तेमाल लेबोरेटरीज वगैरह में किया जाता है। उसके अलावा जो अल्वा है, वॉल्वक्स वगैरह है, तो अल्वा में तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह देखने को मिलेगा, वॉल्वक्स में भी मिलेगा, और ये सारी ही क्या है, ये सारी आपकी एल्गीज के ही प्रकार है। एल्गी यानी कि शैवाल। शैवालों का इस्तेमाल खाने पीने में भी होता है, बहुत सारी शैवाल हैं जिनके अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिच प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिलते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, अगार अगार अगर आपको जेल प्राप्त करना है तो आप जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं अंडाशय ओवेरी कल्चर से, नन ऑफ दीज मेरिस्टेम कल्चर से या फिर बर्ड कल्चर से। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करना है तो हम मेरिस्टेम, ये जो आपका कल्चर है यानी कि विभज्यों तक संवर्धन, इसी से हम लोग ऐसे प्लांट प्राप्त करते हैं जिनमें वायरस नहीं हो। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, सफेद पेंट में सबसे ज्यादा मिलने वाला सामान्य वर्ण कौन सा है? टाइटेनियम ऑक्साइड, जिरकोनियम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो जिंक ऑक्साइड है इसका जो इस्तेमाल है वो हम कहाँ पे करते हैं? सफेद पेंट है, मलहम है, क्रीम है, इन सब को बनाने में हम लोग जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका डी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो आपके क्वेश्चन है ना, ये थे आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन से। थोड़ी देर में जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके भी मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मुझे चेक करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फर्दर आपके जो एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।